हाय स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास में जो आज पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं 1857 का विद्रोह या 1857 का विप्लव या 1857 की क्रांति अनेक नामों से जाना जाता है। तो आइए यहाँ पर हम जो शुरू करते हैं 1857 की क्रांति, ठीक, विद्रोह। अब देखिए, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिए। अभी आप पहले समझा लें, फिर हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक, जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक ना। जो यहाँ से प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक। कहाँ से? 1857 की क्रांति से। देखिए, जो यहाँ से प्रश्न आते हैं, सबसे पहले समझिए, प्रश्न आते हैं कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछता है स्थान, यानी कि लखनऊ में जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि पूरे भारत में चल रहा था मोस्टली, और कुछ भाग तो अछूता था। दक्षिण भारत 1857 की क्रांति से अछूता था, फिर पूर्वोत्तर भारत अछूता था। तो यहाँ पे देखिए, स्थान से तात्पर्य है कि जैसे लखनऊ में जो विद्रोह हो रहा था, तो यहाँ का नेतृत्वकर्ता यानी भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन था, पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा, या तो ऐसे आएगा। और लखनऊ के आंदोलनकारी का दमन, यानी किस अंग्रेज द्वारा यहाँ पे दमन किया गया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक। अब आइए, पहला हो गया स्थान। सोचिए, लखनऊ का भी पूछ सकता है, दिल्ली का भी पूछ सकता है, और कानपुर का भी पूछ सकता है। टोटल स्थानों का नाम हम बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है इसका स्वरूप। क्वेश्चन जैसे आता है, पहले हम बता रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं स्वरूप का तात्पर्य क्या है कि इसका स्वरूप क्या था, ठीक, क्या था, यानी कि इसका नेचर क्या था। 1857 की क्रांति का नेचर था, यानी कि अनेक विद्वान, जो भी कहेंगे विद्वान ही समझिए, अनेक विद्वानों द्वारा इस विद्रोह को क्या क्या कहा गया। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे किसने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है, 1857 की क्रांति को। किसने कहा ये सैनिक विद्रोह है, ठीक, सैनिक विद्रोह है। किसने कहा कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और किसने कहा यह न तो प्रथम है, न तो अंतिम है, न तो क्या है, ठीक। और किसने क्या कहा, सैनिक कहा, राष्ट्रीय कहा, किसने कहा धर्म का विद्रोह है। यहाँ से हो गया 2 क्वेश्चन। अब आइए, तीसरा क्वेश्चन जो टाइप ऑफ पूछता है, वो पूछता है कारण में क्या क्या है, ठीक। तो कारण में बहुत सारे कारण हैं, तो पूछता है तात्कालिक कारण क्या है, तो चर्बी वाले कारतूस, ठीक, चर्बी युक्त कारतूस था तात्कालिक कारण में। तो और कारण क्या है कि राजनीतिक कारण क्या है, यानी कि अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। यहाँ से आप मेंस भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इतिहास शुरू करिए तो सबसे पहले कारण जानिए। कारण के बाद यहाँ से हो गया, कारण में बहुत सारे कारण हैं, फिर सैनिक कारण है, आर्थिक कारण है, ठीक, धार्मिक कारण है। अब देखिए, चौथा जो स्टेप है, पहला क्वेश्चन स्थान से, दूसरा स्वरूप से, तीसरा कारण से। फिर देखिए, इसका परिणाम से क्वेश्चन आएगा, यानी कि 57 की क्रांति तो हो गई, क्या उसका परिणाम कैसा था। सोचिए, तात्कालिक परिणाम तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कालांतर में इसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ, ठीक, परिणाम हो गया। अब जो 5वां क्वेश्चन बनता है, प्रभाव, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक ना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और इससे गहराई में पूछेगा
तो इंग्लैंड से संबंध करके पूछ देगा कि इस समय इंग्लैंड के, अंग्रेज के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक, 57 की क्रांति से मैचिंग आता है कि इलाहाबाद में कौन नेतृत्व करता, भारतीय नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बिहार में कौन कर रहा था, तो लखनऊ में कौन कर रहा था, दिल्ली में कौन कर रहा था, फैज़ा में कौन कर रहा था, अवध में कौन कर रहा था, बुंदेलखंड में कौन कर रहा था। ठीक, सब हम बताएंगे, यहीं से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक ना, तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके आइए शुरू करते हैं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बनेगा प्री में और मेंस में, दोनों में। तो फिलहाल आप प्री देखिए, मेंस वाला जब रहेगा क्लास आएगा तो हम मेंस भी बता दिया करेंगे। ठीक ना, अब आइए शुरू कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, फिर आपको हम PDF से बता रहे हैं। देखिएगा, अगर हम इतिहास लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले कारण देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कारण देखिए, कारण क्या था, विद्रोह का कारण क्या था, कारण में क्या था। सबसे पहले कारण में आपको लिखना होगा तो राजनीतिक कारण लिखेंगे। कौन सा कारण लिखेंगे, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या था क्या था, देखिएगा, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति का एग्जाम्पल बताइए। अंग्रेजों का जो विस्तारवादी नीति थी उसका उदाहरण बताइए। सबसे पहले आपसे बताए थे ना, सहायक संधि। सहायक संधि बताइए, सहायक संधि किसके द्वारा शुरू किया गया था, हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में है। ठीक ना, पिछले क्लास में है, सहायक संधि हो गया। फिर क्या हो गया, डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति सब जानना है आपको। ठीक, अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको अपने अंदर कर लिया गया। कुशासन यानी कि ये कहा गया कि अवध क्या है, अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, इसलिए उसको अपने नियंत्रण में कर लिया गया। राजनीतिक कारण हो गया। और क्या हो गया, कुल मिला के इनकी विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति किसकी, अंग्रेजों की, अंग्रेजों की नीति। ठीक, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण सामाजिक कारण, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक कारण। इसी समाज में धार्मिक कारण आ जाएगा, धार्मिक कारण। अब सोचिए, धार्मिक कारण में क्या था, चर्बी युक्त कारतूस था, सामाजिक कारण में धार्मिक कारण हो गया। फिर उसके बाद तिलक था। तिलक यानी कि ये कहा गया कि सैनिकों को तिलक लगाने पर और दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, तिलक हो गया, ध्यान दीजिएगा, पगड़ी पहनने पर और दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोचिए, यहाँ पर अगर तिलक लगाने पे प्रतिबंध लगाया गया तो यहाँ पे हिंदू धर्म के आहत होंगे लोग। पगड़ी पहनने पे प्रतिबंध लगाया गया तो यहाँ पे पंजाबी आहत होंगे, और दाढ़ी रखने पे प्रतिबंध लगाया गया तो यहाँ पर मुस्लिम आहत होंगे। ठीक, सोचिए क्या इनकी नीति थी। समाज में ही धर्म छुपा है। धर्म में अगर समाज का छोटा छोटा रूप धर्म है, एक समाज में कई धर्म हो सकते हैं। अब देखिए, तिलक पे प्रतिबंध, इस पर और एक क्या था, ध्यान दीजिए, और एक क्या था कि समुद्र पार यात्रा, समुद्र पार यात्रा। ठीक, ये सैनिक कारण में भी आ जाएंगे। सोचिएगा, सामाजिक कारण में सैनिक कारण भी आ जाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, समुद्र पार यात्रा करना, यानी कि ये कहा गया कि बिना दोहरे भत्ते पर हम भारतीय सेना को विदेश भेज सकते हैं, अंडमान भेज सकते हैं, निकोबार भेज सकते हैं, तो भेज सकते हैं, क्योंकि भारतीय धार्मिक रूप से बहुत मजबूत हैं। तो यहाँ ये कहा गया कि अगर हम समुद्र पार यात्रा करते हैं तो हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर विरोध हुआ। अब देखिए, सैनिक कारण, सैनिक कारण में टोटल ये कारण आ जाएंगे, तिलक लगाने पर, पगड़ी पहनने पर, दाढ़ी रखने पर, समुद्र यात्रा पर। ठीक, क्योंकि सैनिकों के लिए किया गया। ठीक ना, सैनिक कारण हो गया। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण देखिए,
सैनिकों को जो भत्ता मिलता था, दोहरा भत्ता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोहरा भत्ता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया? दोहरा भत्ता। ये कहा गया अगर हम जा रहे हैं विदेश तो हमको दोहरा भत्ता जरूरी है। दोहरा भत्ता जरूरी है, मिलता या नहीं मिलता उसकी बात अलग है, लेकिन हम अपना हक मांगेंगे, अपना हक हम मांगेंगे, इसलिए ये हो गया। फिर क्या हुआ? दोहरा भत्ता हो गया। अब क्या हुआ कि जब डलहौजी एक क्रांति से पहले क्या था, ये भी कारण था क्रांति का, कि पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। इसमें अब क्या था, सैनिकों को भी, जो पहले सैनिक जो चिट्ठी पत्र भेजते थे वो निःशुल्क था, उन पर भी ये लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, पैसा अब उनको देना पड़ेगा। ठीक, सैनिकों को जो पैसा फ्री में पत्र भेजा जाता था उससे अब उस पर अब पैसा लगा दिए। आर्थिक कारण हो गया। ठीक, आर्थिक कारण हो गया। अब कौन सा कारण बचा? सैनिक हो गया, तात्कालिक हो गया। तात्कालिक भी बता दिए ना, तात्कालिक में क्या है? चर्बीयुक्त कारतूस है। ठीक, अब देखिए, अब आइए यहाँ पर, कारण हो गया। अब स्वरूप, इसका स्वरूप क्या था? किसका स्वरूप? इस जो 57 की क्रांति थी इसका स्वरूप क्या था? स्वरूप का अर्थात ये है कि कौन से लोग क्या क्या इस विद्रोह को कहे हैं। तो किसने सैनिक विद्रोह कहा है, किसने सैनिक विद्रोह कहा है, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है, किसने कहा ये धर्मांधों का युद्ध है, किसने कहा ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, किसने कहा था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। ठीक, तो किसने कहा बर्बरता उस सभ्यता के मध्य का युद्ध है, किसने कहा कि यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, किसने कहा कि न यह तो प्रथम युद्ध है, न ये अंतिम युद्ध है, न ये राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक, और किसने राष्ट्रीय संग्राम की संज्ञा नहीं दी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में? समझ में आया? अब आइए, अब आप देखिए, ये हो गया। अब इसका परिणाम देखिए, परिणाम क्या हुआ। ठीक, ठीक, तो स्वरूप भी बता चुके, सब कुछ पूरा ओवरव्यू आपको बता चुके कैसे क्या पढ़ना है। तो परिणाम हम बताने जा रहे थे। ठीक ना, परिणाम में देखिए, यानी कि युद्ध की समाप्ति हो गई, युद्ध की समाप्ति हो गई। तो यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन का शासन शुरू हो गया। ठीक, कहने का ये मतलब है, सोचिए, चाहे हमको अंग्रेज लूटे चाहे फ्रांस लूटेंगे तो हम है ही। ठीक, तो यहाँ पे ये रहा कि देखिए दिखावा क्या हो रहा है, नहीं, अब भारतों को हम मुक्त कर दे रहे हैं, अब कंपनी शासन नहीं करेगी, अब हम शासन करेंगे। तो यानी कि दिखावा, सोचिए कि कुछ नयापन ला दिए, और भारतीय क्या है कि नयापन देख करके थोड़ा खुश हो लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम यहाँ से भी और ज़्यादा बर्बाद होंगे। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति होकर के शासन क्राउन का शासन हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल हटा करके के स्थान पर भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत का वायसराय बना दिया गया। तो यही सब आपको पढ़ना है। 1858 का एक्ट आता है, अधिनियम आता है, और उसको इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा जाता है। ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक ना, तो आगे चलिए शुरू करते हैं। जैसे बताते हैं PDF रूप में, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, फिर भी आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ अलग मिलेगा यहाँ पर। ठीक ना, बहुत कुछ अलग मिलेगा, जैसे क्वेश्चन आते हैं सेम वैसे ही मिलेंगे। ठीक ना, देखिए 1857 की क्रांति। ठीक ना, 1857 की क्रांति देखिएगा, जिस समय विद्रोह हो रहा था, ठीक ना, जिस समय विद्रोह हो रहा था, जिस समय विद्रोह हो रहा था उस समय इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के PM कौन थे? तो पारमस्टन थे। ब्रिटेन के PM कौन थे? पारमस्टन थे। ठीक, जिस समय विद्रोह हो रहा था, जिस समय विद्रोह हो रहा था, कौन PM थे? पारमस्टन थे।
इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान दीजिएगा, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। सोचिए, ये अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और प्रथम वायसराय भी था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम वायसराय भी था। ठीक, प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक, अब कंपनी का प्रमुख सेनापति जॉर्ज एनिसन था, बहुत मतलब का नहीं है। इस समय भारत का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर साहब थे। विद्रोह का चिन्ह क्या था? रोटी और कमल, रोटी और कमल। अब आइए देखिए विद्रोह का स्वरूप। अब देखिए, आपको बताए थे ना विद्रोह का स्वरूप। विद्रोह का स्वरूप क्या था? स्वरूप मतलब नेचर क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, क्या क्या लोग कहे थे? अनेक विचारकों ने भिन्न भिन्न स्वरूप बताए हैं। 1857 की क्रांति के अनेक विद्वानों ने, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, वो अलग अलग बताए हैं कि क्या क्या है, अलग अलग बताए हैं कि क्या क्या है। देखिए, सैनिक विद्रोह किसने बताया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस और जॉन सीले बताए थे। सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा कौन दिया? स से सैनिक, स से सीले। ठीक, सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? लॉरेंस और सीले दिए। राष्ट्रीय विद्रोह, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह है। डिज़रायली साहब कहते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? तो डिज़रायली साहब देते हैं। ठीक, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? डिज़रायली साहब दिए हैं। किसने कहा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है? तो रीज साहब कहते हैं ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। किसने कहा बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है? देखिए, टी.आर. होम्स। आप इसको ऐसे याद करिए, अब सब आपको बता रहे हैं, अब कैसे याद करेंगे। ठीक, बर्बरता और सभ्यता। होम्स मतलब घर समझिए, सभी के घर में ठीक सभ्यता रहती है या असभ्यता रहती है। तो जहाँ सभ्यता रहेगी वहाँ बर्बरता नहीं होगी, जहाँ असभ्यता रहेगी वहाँ बर्बरता होगी। तो देखिए, बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध है। ठीक, किसने कहा? टी.आर. होम्स कहे। किसने कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है? जेम्स आउट्रम एंड टेलर ने। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? आउट्रम एंड टेलर। जेम्स आउट्रम एंड टेलर कहे हैं ये 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। किसने कहा? जेम्स आउट्रम एंड टेलर। अब कुछ भारतीय विचारक हैं। भारतीय विचारक ये क्या कहे हैं? अशोक मेहता, पहला नाम आता है अशोक मेहता। इनकी पुस्तक क्या है? एक किताब है द ग्रेट रिविलियन। द ग्रेट रिविलियन में इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो अशोक मेहता साहब कहते हैं। वी.डी. सावरकर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी.डी. सावरकर कहते हैं यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम है। यानी कि 1857 की क्रांति को वी.डी. सावरकर साहब कहते हैं ये स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। कौन देते हैं? वी.डी. सावरकर साहब देते हैं। इनकी किताब का नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857। ठीक, किताब याद कर लीजिएगा, पूछता है। द ग्रेट रिविलियन अशोक मेहता की है और द ग्रेट इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस किसकी है? 1857 किसकी है? वी.डी. सावरकर की है। एस.एन. सेन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस.एन. सेन देखिए यहाँ पर, भारत सरकार के कहने पर कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो 57 का विद्रोह पर किताब लिखा है? तो एस.एन. सेन साहब हैं। एस.एन. सेन भारत सरकार के कहने पर 1857 के विद्रोह को लिखने वाले इतिहासकार हैं एस.एन. सेन। इनकी किताब का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, 1857 किसने लिखा है? एस.एन. सेन लिखे हैं, जो भारत सरकार के कहने पर लिखे हैं। अब देखिए एक क्या कहे हैं? स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता। ठीक, यानी कि सोचिए सब एक दूसरे को काटने पर लगे हैं। क्या आप समझते हैं आज ही के समय में लोग एक दूसरे के विरोधी रहते हैं? नहीं, ये बहुत पहले से बना आ रहा है कि लोग एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अशोक मेहता के विरोधी कौन है? राष्ट्रीय संग्राम की संज्ञा नहीं दिया।
ठीक, संज्ञा नहीं दी है। कौन नहीं दिए? एशियन सेन साहब दिए, जो किताब लिखे हैं। जो ये आरसी मजूमदार साहब हैं, ये तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हैं। ये क्या कहते हैं, जो 57 का विद्रोह है, यह कथा कथित न तो प्रथम था, न स्वतंत्रता संग्राम था, न राष्ट्रीय विद्रोह था। अब सोचिए यहाँ पर, यानी कि ऊपर हम जो 3 बताए हैं वो तीनों का खंडन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसने कहा ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? किसने कहा था स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? वीडी सावरकर कहे थे। किसने कहा था ये राष्ट्रीय विद्रोह है? राष्ट्रीय विद्रोह है किसने कहा था? तो अंग्रेजों में तो डिजरायली साहब कहे थे, लेकिन अशोक मेहता कहे थे। ठीक, अब किसने कहा था कि इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा, राष्ट्रीय संग्राम की संज्ञा नहीं दी जा सकती? तो अशोक में एशियन सेन साहब कहे थे। अब यहाँ पे देखिए, मजूमदार का कैसे याद रखेंगे? मजूमदार किसी को नहीं मानते, ये निगेटिव हैं, सबको नहीं मानते हैं। न स्वतंत्रता था, न प्रथम था, न राष्ट्रीय था। ठीक, लेकिन इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट भी देखिए, सबसे ज़्यादा कमेंट इनका पूछा और बीडी सावरकर साहब का पूछा है। द सिपाही मिनोरिटी एंड द रिविलियन 1857। अब देखिए 1857 की क्रांति के कारण क्या है? 1857 के क्रांति के कारण क्या है? तो कारण क्या है, देखिए, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, बिल्कुल सही है। आप इसको मेंस में लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में कथन कारण भी दे सकता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे हिस्ट्री का क्यों हमको पढ़ाने की थोड़ा गहराई में आवश्यकता पड़ रही है। ठीक, क्योंकि इतिहास से क्वेश्चन 2020 के बाद से 20 से ही बहुत टफ कर दिया है, क्योंकि अंदर से पूछता है, फैक्ट क्वेश्चन बहुत कम कर दिया है। अगर आप अंदर से नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। कूट में क्वेश्चन कर रहा है, पहला सही है कि 1 2 सही है कि 1 3 सही है कि 1 2 3 सब सही है, ऐसे पूछ रहा है। डलहौजी की हड़प नीति, ये भी विस्तारवादी नीति है। इस नीति के अनुसार सबसे पहले हड़प नीति हड़प नीति का शिकार हुआ। हड़प नीति 1748 में, ठीक, 17 हुआ। अब देखिए सीक्वेंस, क्रम, 17 जैतपुर, संभलपुर, दुधेपुर, बघाट, ठीक, करौली, झांसी सब है, लेकिन अंतिम कौन है? नागपुर है। प्रथम कौन है? 17 है। आपको याद करना पड़ेगा 17 1848 में, ठीक, प्रथम, और अंतिम कौन है? नागपुर है। नागपुर 1854 में, ठीक ना। अब देखिए किसको लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति अपनाए थे, तो किस क्षेत्र को एक कुशासन के आरोप लगा करके हड़पे थे? ठीक, तो अवध को, अवध का विलय किए, कुशासन का आरोप लगा करके हड़पते हैं। डलहौजी मुगल बादशाह को, ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डलहौजी क्या करते हैं? इस समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर थे। तो इनको लाल किले से हटाकर कुतुब मीनार में रहने के लिए कहा था। कब कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहते हैं 1857 की क्रांति से पहले, क्योंकि अभी कारण बता रहे हैं, कारण के बाद युद्ध होगा ना, यही सब कारण थे कि युद्ध हुआ था। ठीक, अब आइए लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि, आपको बता चुके थे ना सहायक संधि। सहायक संधि, सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद था। देखिए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? सीक्वेंस में आता है। सबसे पहले कौन स्वीकारता है, उसके बाद कौन स्वीकारता है, उसके बाद कौन स्वीकारता है। यानी कि वेल्जली ने जो सहायक संधि अपनाया था, तो सबसे पहले उसका शिकार कौन सा हुआ था? किससे सहायक संधि स्वीकारवाया था? तो हैदराबाद से। जब हैदराबाद नहीं स्वीकारा, जब तक स्वीकारा तो मैसूर का युद्ध हुआ था। ठीक, मैसूर का युद्ध हुआ था ना, फिर मैसूर स्वीकारता है टीपू सुल्तान के मरने के बाद, फिर तंजौर स्वीकारता है, फिर अवध स्वीकारता है, फिर बरार, फिर पेशवा। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न जो पूछता है, देखिए लिखे हुए हैं, क्रम में पूछता है। कैसे पूछता है? क्रम में पूछता है। कैसे? अब HMT घड़ी आती थी, सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, 3 याद कर लें, बहुत है। ठीक, अब देखिए एक चार्ल्स नेपियर साहब हैं, अंग्रेज हैं, तो ये क्या कहते हैं? यदि 12 वर्ष तक भारत का राजा होता, यदि मैं, अपने आप को कह रहे हैं, यदि 12 वर्ष तक मैं भारत का राजा होता तो कोई भी नरेश सुनाई नहीं देता और नेपाल हमारा होता। सोचिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं,
कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, यानी कि 12 वर्ष तक मैं अगर भारत का राजा होता तो कोई भी नरेश सुनाई नहीं देते हैं, जो ऊपर नरेश आ रहे हैं रियासतों के नरेश सुनाई नहीं देते, और नेपाल हमारा होता। ठीक। जमींदारों की जांच के लिए, जमींदारों की जो भूमि थी उनकी जांच के लिए डलहौजी ने इनाम कमीशन लाते हैं की स्थापना करते हैं। कौन? डलहौजी करते हैं। अब आइए राजनीतिक को या आर्थिक कारण में आइए। आर्थिक कारण क्या था? भारत का मैदान सूती वस्त्र का अस्थि पंजर है। किसने कहा था? तो विलियम बेंटिंक ने कहा था। ध्यान दीजिएगा, भारतीय वस्त्र भारत का मैदान सूती वस्त्र का अस्थि पंजर है। किसने कहा था? विलियम बेंटिंक ने कहा था। विलियम बेंटिंक कब थे भारत के वायसराय? तो 1928 के समय में थे। ठीक, विलियम बेंटिंक। ठीक। और इस समय 57 के समय कौन है वायसराय? तो कैनिंग साहब है, लॉर्ड कैनिंग है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं? ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं? भारत इंग्लैंड के लिए दुधारू गाय है। भारत इंग्लैंड के लिए दुधारू गाय है जिसके अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। यानी कि सोचिए, हम जो है इंग्लैंड के लिए दुधारू गाय हैं और हमारे बच्चे दूध पा ही नहीं रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। किसने कहा था? ईश्वरी प्रसाद कहे थे। ये हो गया आर्थिक कारण। सामाजिक कारण में देखिए, भारत में ईसाई मिशनरी की अनुमति मिल गई। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारत में ईसाई मिशनरी की स्थापना होने लगी। भारत में अब ईसाई मिशनरी स्थापित हो जाएंगे, जिसका शुरू में क्या लक्ष्य था कि शिक्षा देना, बाद में हो गया ईसाई शिक्षा देना और अपने धर्म की प्रचार प्रसार करना। सामाजिक हो गया। अब सैनिकों के लिए चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना ये भी था। सती प्रथा भी था। अब ध्यान दीजिए, सती प्रथा पे तो प्रतिबंध लग गया, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे थे जो कहते थे सती प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए। नरबलि भी था। बाल विवाह भी था। सोचिए, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। नरबलि पर हार्डिंग प्रथम द्वारा लगाया गया था। सती प्रथम कैनिंग लगाए थे। बाल विवाह, सोचिए, बाल विवाह। ठीक, बाल विवाह से क्या तात्पर्य है कि अब बाल विवाह भी नहीं किया जा सकता। ठीक ना? ये सब कारण थे। सैनिक कारण में भारतीयों की सेना में कमी की गई। प्रथम सैनिक विद्रोह, ध्यान दीजिएगा, प्रथम सैनिक विद्रोह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1806 ईस्वी में बेल्लोर में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, एक मैचिंग पूछता है बेल्लोर का सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो एग्जैक्ट डेट पूछता है। 1806 ईस्वी में बेल्लोर की सेना एक विशेष प्रकार की पगड़ी, आपको बताया था ना, पगड़ी, दाढ़ी मुड़वाने और तिलक लगाने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक, यानी कि बेल्लोर में अंग्रेज़ों ने हिंदू पर तिलक लगाने के लिए, मुस्लिम पर दाढ़ी कटवाने के लिए और सिख पर को पगड़ी पहनने के लिए प्रतिबंध कर दिया, जिसके विद्रोह में बेल्लोर की सेना में विद्रोह हो गया था। ठीक, बेल्लोर की सेना में विद्रोह हो गया था। किस लिए? ध्यान दीजिएगा, यानी कि तिलक नहीं लगा सकते हैं, तिलक पर प्रतिबंध लगाया गया, पगड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया, आपको बताएं अभी शुरू में, फिर दाढ़ी पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक, तो यानी तिलक कहे कि अब कोई भी सेना तिलक नहीं लगा सकता। तो हिंदू में विद्रोह हुआ। सोचिए, सब में क्या किए, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाएं। पगड़ी पहनने पर लगा दी, यानी कि सिख भाई यहाँ से नाराज हो जाएं, और दाढ़ी पर यहाँ पे मुस्लिम क्या है कि आहत हो जाएं। ठीक, अब देखिए, इस सैनिक में भी लिख सकते हैं, धार्मिक में भी लिख सकते हैं, लेकिन खास तौर से आप सैनिक में लिखेंगे और सामाजिक को दर्शाते हुए लिखेंगे तो क्वेश्चन अच्छा बनेगा आपका। ठीक, द्वितीय सैनिक विद्रोह 1824 ईस्वी में बैरकपुर की सेना में दोहरा भत्ता पर, यहाँ पर सोचिए, आपको बताए थे ना बैरकपुर की सेना में, छावनी में बिना दोहरा भत्ता के इनको रंगून भेजा जाने लगा। अब यहाँ पर ये कहा जाता था, अगर हम कोई भी समुद्र यात्रा कर रहे हैं, पार यात्रा कर रहे हैं, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पहला सामाजिक में आ गया। अब सोचिए, बिना दोहरे भत्ते के इनसे विदेश भेज रहे हैं अपनी सेवा के लिए, तो यहाँ पर विद्रोह हुआ सैनिकों में।
डाकघर अधिनियम 1854 ईस्वी में आता है। सैनिकों के लिए निःशुल्क डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिए कौन? डलहौजी। सोचिए ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए तात्कालिक कारण क्या है। तात्कालिक कारण क्या है किसका? 1857 की क्रांति का। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग बैरकपुर के 34वीं NI रेजिमेंट में मंगल पांडे का विरोध हुआ था। ठीक, मंगल पांडे किस रेजिमेंट में थे? तो बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट में थे। ठीक, मंगल पांडे ने कर्नल बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। ठीक, किसकी किसकी हत्या किए थे? कर्नल मंगल पांडे तो बैरकपुर में थे, मंगल पांडे 34वीं NI में थे। दो लोगों की हत्या किए थे, कर्नल बाग और ह्यूसन की। अब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मंगल पांडे को फांसी, कई बार डेट पूछ चुका है, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को। ठीक, मंगल पांडे को। अब आइए 1857 की क्रांति का प्रारंभ और परिणाम ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ कहाँ से होता है? सबसे पहले प्रारंभ देखिए, परिणाम लास्ट में देखिएगा। ठीक, प्रारंभ, विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 ईस्वी को होता है। कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से शुरू होता है। ये आप सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आता है। सबसे पहले कहाँ पर हुआ, फिर कहाँ पर विद्रोह पहुँचा, फिर कहाँ पर विद्रोह पहुँचा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 मई 1857 को संडे के दिन यानी रविवार को यह युद्ध शुरू हुआ था, विद्रोह शुरू हुआ था। 11 मई को दिल्ली पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, मेरठ से निकला, दिल्ली पहुंचा और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिए। भारतीय सेना ने दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं 12 मई को, यानी सबसे पहले मेरठ के आगे दिल्ली और बहादुर शाह द्वितीय को 1857 का नेता घोषित करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक, दिल्ली में कौन थे इस समय? साइमन फ्रेजर मारा गया। दिल्ली में साइमन फ्रेजर मारा जाता है कब? 12 मई को, कब्जा करते हुए। ठीक ना। अब आइए दिल्ली में आपसे बताया था ना स्थान पे जानिए कौन कौन था और कौन दबाया था। दिल्ली का जो भारतीय नेतृत्व करता था वो थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह को कुतुब मीनार से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। ये क्वेश्चन आता है, बहादुर शाह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? कुतुब मीनार से गिरफ्तार किया गया। कुतुब मीनार में रहने के लिए कौन विवश किया था? तो डलहौजी किया था। इससे पहले कहाँ रहते थे? लाल किला। आपसे बताए थे ना कारण में कि कुतुब मीनार से, ठीक, यानी बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह जफर को ये कहा गया कि आप लाल किले से हट करके आप कुतुब मीनार में रहें। अब दिल्ली के विद्रोह को हडसन ने दबाया था। दिल्ली के विद्रोह को किसने दबाया था? हडसन ने दबाया था। तथा जॉन निकोलस भारतीय द्वारा मारे गए। अब यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बनता है। फ्रेजर मारे गए। अब जब दिल्ली में दमन कौन करता है दिल्ली विद्रोह का? तो हडसन करते हैं। और दिल्ली में जो मारे गए जॉन निकोलसन मारे गए। ठीक, दिल्ली का वायसराय खान बहादुर खां को बनाया। दिल्ली का वायसराय खान बहादुर खां को बनाया गया। किसके द्वारा? बहादुर शाह द्वितीय द्वारा। ठीक, यानी कि दिल्ली ने किसको अपना वायसराय नियुक्त किया? बहादुर शाह किसको किए? तो खान बहादुर खां को किए। लाल किले में हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय के पौत्र अबू बकर को गोली मार दिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यानी लाल किले में हडसन ने दबाया था विद्रोह को, पकड़ करके रंगून भेज देता है और इनके पौत्र को गोली मार देता है। ठीक, अब देखिए लखनऊ का बहुत कुछ मत याद करिएगा। लखनऊ का जो भारतीय नेतृत्व कर रहे थे तो बेगम हजरत महल अपने उत्तराधिकारी विरगिज कादिर, अल्पवयस्क थे, पुत्र थे, विरगिज कादिर के नाम से कर रही थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रही थी, लेकिन वास्तविक नेतृत्व किसका था? तो विरगिज कादिर का था। ठीक, जो अल्पवयस्क बालक था।
लखनऊ के विद्रोह का दमन किसने किया, कौन दबाया था? तो कैंपबेल दबाए थे। कैंपबेल दबाते हैं, लखनऊ का दबाते हैं, कानपुर का दबाते हैं, फैजाबाद का दबाते हैं। ठीक। अब बेगम हजरत महल को क्या मार दिया गया, फांसी दे दी कि नहीं? ये नेपाल चली गई। ठीक, नेपाल चली गई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सर लॉरेंस रेजिडेंस की सुरक्षा करते हुए मारा गया। लॉरेंस, सोचिएगा, लॉरेंस लखनऊ में मारा जाता है। बेगम हजरत महल के बाद अहमदुल्ला ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और पवैया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लखनऊ के पवैया में इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। किसकी? मौलवी अहमदुल्ला की। ठीक, मौलवी अहमदुल्ला सबसे अंग्रेज़ों के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति थे मौलवी अहमदुल्ला। ठीक ना, मौलवी अहमदुल्ला सबसे खतरनाक व्यक्ति थे। ठीक, अब आइए, यानी लखनऊ में क्या क्या बताएं? बेगम हजरत महल बताएं, बेगम हजरत महल बताएं, फिर क्या बताएं? बिरगिस कादिर बताएं, बिरगिस कादिर, फिर क्या बताएं? पहला हो गया, दूसरा हो गया, फिर क्या बताएं? कैंपबेल बताएं, फिर क्या बताएं? हम नेपाल का नाम लिए, नेपाल, रानी नेपाल चली गई, फिर क्या बताएं? अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, बिरगिस कादिर अलबयस्क थे, कैंपबेल दबाए थे, नेपाल चली गई। कौन चली? बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। अहमदुल्ला गुरिल्ला युद्ध जारी रखते हैं और पवैया में इनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब देखिए कानपुर, कानपुर का विद्रोह क्यों हुआ था, कारण जानिए। कानपुर में क्यों विद्रोह हुआ था? नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम ढोंगू पंडित था, कानपुर में बाजी द्वितीय राव के दत्तक पुत्र के रूप में पेंशन की मांग कर रहे थे। यानी कि बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और ये पेंशन की मांग कर रहे, तो अंग्रेज़ों ने विरोध किया, तो यहाँ पर फिर विद्रोह हुआ। तो यहाँ का जो विद्रोह कर रहे थे नेतृत्वकर्ता नाना साहब थे। ठीक, नाना साहब, नाना का सेनापति तात्या तोपे थे। नाना ने अपना सेनापति किसको नियुक्त किया था? तात्या तोपे। तात्या तोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, यानी तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। नाना के मंत्री थे अजीमुल्ला। नाना साहब अंतर नेपाल चले गए। नेपाल देखिए, लखनऊ और कानपुर वाले नेपाल चले गए। ठीक, और विद्रोह का दमन कौन करते हैं? कैंपबेल करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप 4 नाम याद रखिए, नाना साहब नाम याद रखिए, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और कैंपबेल दबाए थे, पेंशन की मांग कर रहे थे, तात्या तोपे इनके सेनापति थे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, नाना साहब का नाम ढोंगू पंडित था, और विद्रोह का दमन कैंपबेल करते हैं। नाना साहब भी नेपाल चले जाते हैं। नाना साहब के मंत्री कौन थे? तो अजीमुल्ला थे और सेनापति तात्या तोपे थे। 2 नाम याद रखिएगा। ठीक, अब आइए झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति 17 जून 1858 को होती है। ये आप डेट याद रख लीजिएगा। 2 डेट अब तक बताए हम। मृत्यु वाली 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी, 10 मई 1857 से विद्रोह का शुरू मेरठ से, फिर 17 जून को वीरगति प्राप्त हुई रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, यहाँ का विद्रोह ह्यूरोज ने दबाया था, ह्यूरोज ने दबाया था। भारतीय विद्रोह में सोई हुई औरत अकेली मर्द है, किसने कहा था? ह्यूरोज कहा था। किसके बारे में? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे कुंवर सिंह, और कुंवर सिंह यहाँ का नेतृत्व किए थे बिहार के जगदीशपुर में, और यहाँ का दमन किए थे टेलर द्वारा। ठीक, इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस समय ट्रेंड है इलाहाबाद का पूछने के लिए। लियाकत अली इलाहाबाद का नेतृत्व किए थे, जो भारतीय नेतृत्व थे, विद्रोही थे, लियाकत अली थे, और इसका दमन करते हैं कर्नल नील दमन करते हैं। फैज़ाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, वही मौलवी अहमदुल्ला जो लखनऊ में जो कर रहे थे विद्रोह, ठीक, जिनको पवैया में मृत्यु हो गई थी। अब सोचिए, अंग्रेज़ों के लिए इतना खतरनाक थे तो इन पर क्या था? इनाम घोषित कर दिया गया था, इनके सर पर इनाम घोषित कर दिया गया था, 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था इनके ऊपर। ठीक, अब कौन सा ऐसा विद्रोही है जो जिहाद की घोषणा करता है? जिहाद का तात्पर्य है सत्यता के लिए मर जाना, अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए मांग करना। ठीक, यानी कि अंग्रेज़ों मौलवी अहमदुल्ला
अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा करते हैं। कौन घोषणा करते हैं? मौलवी अहमदुल्ला। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को सर्वश्रेष्ठ सैनिक कहा। किसको सर्वश्रेष्ठ सैनिक कहते हैं? मौलवी अहमदुल्ला को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर इनाम घोषित था, 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। और क्या था? ये जिहाद की घोषणा करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से। ठीक। मूलतः यह अलकाट तमिलनाडु के रहने वाले थे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला। बरेली। बरेली में खान बहादुर खान बरेली या रुहेलखंड के मुगल की अधीनता में शासन करते थे। आपको बताए थे ना कि बहादुर शाह जफर इन्हीं को, यानी खान बहादुर खां को ही अपना वायसराय नियुक्त किए गए थे। दबाया द्वारा, कैंपबेल द्वारा और अन्य लोग हैं। यहाँ से दबाया हुआ नहीं पूछेगा। जो पूछेगा वो पूछेगा कि बरेली में या रुहेलखंड का नेतृत्व भारतीय कौन कर रहा था? तो खान बहादुर खान कर रहा था। ठीक। सतारा का नेतृत्व कौन कर रहा था? सतारा पर रंगोजी बापू। गोरखपुर का गंगाधर सिंह, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। मसदौर का शहजादा फिरदौस। अब लॉर्ड कैनिंग कहते हैं अगर 57 के विद्रोह में सिंधिया शामिल हो जाते तो हमें कल ही बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। एक कहा जाता है ना कि सिंधिया कब हमेशा जो बड़े बड़े राजवाड़े थे, बड़े बड़े घराने थे, पहले भी सरकार के साथ था, अंग्रेजों के साथ था, आज भी सरकार के साथ है। ठीक। यानी कि हम पर कोई कार्रवाई ना हो, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग कहते हैं अगर सिंधिया घराना ग्वालियर का सिंधिया घराना अगर 57 की क्रांति में शामिल हो जाता तो हमको ही बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। यही विद्रोह किए थे, यही मुखबिरी किए थे कि रानी मारी गई, रानी लक्ष्मीबाई की हत्या हो गई, शहीद हुई, वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक। अब 57 के विद्रोह का परिणाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर 57 की क्रांति असफल रहा, लेकिन तात्कालिक और दूरगामी परिणाम महत्वपूर्ण रहा। बिल्कुल सही है, तत्काल में हमें तो फायदा नहीं मिला, लेकिन आगे चल करके हम लड़ने के लिए तत्पर हो गए। विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो गया। सोचिए, समाप्त हो जाता है, यानी मुगल के अंतिम बादशाह कौन है? बहादुर शाह द्वितीय जफर, जिनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? रंगून में होती है। महारानी एलिजाबेथ का घोड़ा पत्र। अब यहाँ पर सुनिए घोड़ा पत्र क्या है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी में, ये डेट आप याद रखिएगा, 1 नवंबर 1858 ईस्वी में, आप डेट याद रखिएगा। 8 अप्रैल बता चुके, 10 मई बता चुके, 12 मई बता चुके, 12 मई बता चुके, 17 जून बता चुके, और ये हो गया 1 नवंबर 1858 बता चुके। ठीक। ये डेट आप याद रखिएगा। यह पढ़ा गया कैनिंग द्वारा। कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद में पढ़ा गया। सोचिए, महारानी इस समय है ब्रिटेन में और वहाँ से एक घोड़ा पत्र भेजती हैं, जिसको पढ़ते कौन है? किस डेट को घोड़ा पत्र लागू होता है? 1 नवंबर 1858 को कैनिंग पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? इलाहाबाद में, जो वर्तमान में प्रयागराज है। अब कंपनी का, इसमें कहा गया, अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। आपसे बताया इतना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके क्राउन का शासन शुरू किया गया। ठीक। सोचिए, लूटने का तरीका वही है, सिर्फ नाम बदल गया। ठीक ना? ये कहावत है ना कि कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, कान पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। ठीक। इस समय के लगा कि भारत के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कंपनी के से बुरा काम होने लगा। गवर्नर जनरल के स्थान पर, जो गवर्नर जनरल थे, इनके स्थान पर भारत का वायसराय हो गया। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग साहब ही थे। राज्यों की विलय नीति त्याग दी गई। ध्यान दीजिएगा, जो राज्यों की विलय नीति थी, यानी कि हड़प नीति थी, उसको त्याग कर दी गई। हड़प नीति त्याग कर दिया गया और गोद लेने की परंपरा को वैध कर दिया गया। यानी गोद लेने की, दत्तक पुत्र जो थे नाना साहब, ढोंगू पंडित, बाजीराव द्वितीय के, यानी कि वो सत्य मान लिया गया कि हाँ, दत्तक पुत्र वैध मान लिया गया। भारतीय राज सचिव नामक पद का सृजन किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट लागू कर दिया गया 1861 में। सामाजिक तथा धार्मिक मामले में किसी प्रकार के हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी अंग्रेज अब कहने लगे हम किसी के धार्मिक मामले में और सामाजिक मामले हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो मात्र दिखावा था। सोचिए, रियलिटी नहीं थी, दिखावा था। क्यों दिखावा था? कि अभी अभी हम कंपनी का शासन समाप्त करके हम शासन किसका शुरू किए हैं? तो शासन हम शुरू किए हैं किसका? तो क्राउन का शासन शुरू किए हैं। ठीक। अब आइए, यहीं पे क्लास आपकी समाप्त होती है। 1857 की क्रांति
बहुत अच्छी तरह से समाप्त हो गया है। अब इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व करिएगा। देखिएगा 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और जो गलत होगा उसको आप फिर से देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक ना। यूपी पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ एआरओ के लिए, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी यूपीपी का क्वेश्चन यूपीपी का पेपर हुआ है, सोचिए 3 पेपर में 57 की क्रांति से क्वेश्चन आया है, 3 भाग 3 पेपर में। यानी कि जो बंदा पढ़ा है वो कर ले गया है। आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस कवर करना होता है, ठीक ना। आप देखिए, बस यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो शुरू होगा वो अगला वीडियो शुरू होगा, ठीक ना। यानी एक एक क्लास में एक एक चैप्टर हम निपटाते जा रहे हैं। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, कम से कम एक, अधिक से अधिक 2। मेंस में तो हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक। चलिए फिर यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू।